नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 21 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह CHSL हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ स्टेट सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं नीति आयोग ने यह दूसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। ध्यान रखेंगे यह दूसरा है और इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान रखना, राजीव कुमार, तथा CEO कौन है, अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति का फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। और इस सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा है और इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर ही विकसित किया है किसने, नीति आयोग ने। तो यह 3-4 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। भारत नवाचार सूचकांक इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। यानी द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड देयर रिलेटिव परफॉर्मेंस। समझ में आई बात। तो इस तरह से इस सूचकांक का मकसद है कि इनोवेशन के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाया जाए, जिससे कि राज्यों के विकास में और हम लोग उस पर, जैसे हमारी सरकार उस पर किस पॉइंट पर ध्यान दे, कहाँ कमजोरियां हैं और कौन सा क्षेत्र विकसित है, किस में और विकास करने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों से इस इंडेक्स के माध्यम से पता चलेगा। और इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों तथा 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित किया गया है। तो इससे दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारे देश की प्रगति के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा, यानी किस राज्य ने कैसी प्रगति की है, या किस पहाड़ी राज्य में कौन सी प्रगति चल रही है, या किस तरह से यूनियन टेरिटरी स्टेट में कौन सबसे ज़्यादा विकसित है या कौन पिछड़ा है। इन सब की जानकारी इस इंडेक्स के माध्यम से लगाई जा सकती है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है नीति आयोग के द्वारा और यह दूसरा इनोवेशन इंडेक्स है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर ही से बनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, टोटल फैक्चुअल है, इसे याद रखेंगे आप लोग। और इसमें जैसे कि कर्नाटक को पॉइंट मिले हैं, देखिए सबसे ज़्यादा 42.50 यानी 42.50 पॉइंट मिले हैं। यानी इन टर्म ऑफ इनोवेशन कर्नाटका हैज़ गॉट 42.50 पॉइंट। वहीं महाराष्ट्र 38 एंड तमिलनाडु 37.91। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मात्र 17.18, झारखंड छत्तीसगढ़ 15.77 एंड बिहार 14.48। यानी ये सब राज्यों पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। यानी सरकार को इन राज्यों पर त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हरियाणा 25.8 पॉइंट के साथ छठे स्थान पर, 22.85 पॉइंट के स्थान पर यूपी 9वें नंबर पर रहा है। तो इस तरह से पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों की रैंकिंग में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। इसी तरह से 23.50 पॉइंट के साथ उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी राज्यों में दूसरा सबसे अधिक विकास करने वाला राज्य है। इस इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेशों की अलग से रैंकिंग, जैसे दिल्ली इसमें सबसे 46.60। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ओवरऑल भी बात की जाए तो कर्नाटका से भी अधिक दिल्ली का है। वहीं चंडीगढ़ का 38.57 है के साथ दूसरे नंबर पर है। दमन और द्वीप तीसरे नंबर पर है। तो यह फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है
स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू, इनका नाम सुना होगा, काफी चर्चित सांसद हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर है। तो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अतिरिक्त प्रभार, सीधे प्रश्न आ जाएगा कि इन्हें और अतिरिक्त मंत्रालय कौन सा दिया गया? तो इन्हें आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्यों दिया गया? अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपद वाई नाइक जो 10 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उनके इलाज तक अस्थायी आधार पर पोर्टफोलियो सौंपा गया था। 68 वर्षीय श्रीपद यसो नाइक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, जिसे आयुष मंत्रालय कहा जाता है, के तहत रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। तो उनकी जगह किरण रिजिजू को दिया गया है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस आधार रिव्यू पिटीशन। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत के, यानी 5 सदस्यीय जो सुप्रीम कोर्ट की जज की बेंच थी, उसमें यह मामला क्या है? पुट्टा स्वामी आधार 5J बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। निर्णय के दौरान कोर्ट के सामने कई मुद्दे उठे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। चूंकि 4-1 यहां पर आप देख रहे हैं, तो 4 जजों ने सहमति यानी इसको खारिज करने के समर्थन में रहे, जबकि एक जज हैं DY चंद्रचूड़, वह असहमत नजर आए। तो इसमें क्या संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक है। कोई भी धन विधेयक होता है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय किसी विधेयक को अनुच्छेद 110(1) के तहत धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना है, जो कि अंतिम और बाध्यकारी है या न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। यदि, और दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो क्या आधार जो 2016 में संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था? तो इन दोनों प्रश्नों पर काफी बहस हुई और अंत में इस मुद्दे को खारिज कर दिया गया। तो इसमें जो है जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नजीर और जस्टिस BR गवई ने देखा कि निर्णय की समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं है। वहीं DY चंद्रचूड़ ने अपनी असहमति व्यक्त की। तो यह मामला चूंकि 26 सितंबर 2018 के फैसले को बरकरार रखने के अपने 4 सहयोगियों के फैसले से जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने असहमति उस समय भी जताई थी। उनका कहना था कि पुनर्विचार याचिकाएं लंबित रहनी चाहिए। आधार पर वित्त विधेयक की तरह विचार करने की मांग पर बड़ी पीठ को विचार करना चाहिए। 2018 में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने शीर्ष न्यायालय के आधार संबंधी आदेश पर असहमति जताई थी। तब भी उन्होंने आधार संबंधी विधेयक को वित्त विधेयक की तरह पारित न होने पर आपत्ति। उनका यह कहना है कि इसे वित्त विधेयक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि धन विधेयक पर बाध्यकारी है। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर लेता है। यह ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के लिए दिया जाता है समय, उसके अंतर्गत मान लेना पड़ता है, नहीं तो वह अपने आप वह विधेयक पारित हो जाता है। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा भी प्रश्न पूछ सकती है। यह ध्यान रखेंगे, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में अलग है, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा UID के बारे में जान लीजिए, यानी विशेष पहचान प्राधिकरण UIDAI के बारे में जान लीजिए, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना दोस्तों। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2016 अधिनियम के तहत प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दिनांक 12 जुलाई 2016 को की गई थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व UIDAI तात्कालीन योजना आयोग, यानी अब नीति आयोग हो गया है दोस्तों, आपको पता ही है। तो राजपत्रित अधिसूचना संख्या A43011, यानी कह सकते हैं 11/2/2009, यानी 1 दिनांक 1
28 जनवरी 2009 के तहत इसके संबंध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। यानी 2009 से ही आधार शुरू हो गया था और बाद में सरकार द्वारा कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करके इसे 12 सितंबर 2015 को UIDAI को तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संबद्ध कर दिया गया था। दोस्तों, UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी, ताकि इसके द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान जो पत्र लोग बना करके उसको समाप्त किया जा सके, उसे आसानी से एवं किफ़ायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। और इसमें ध्यान रखेंगे, पहला जो आधार नंबर मिला था 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार को जारी किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। देश भर में 8 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इस 2 डाटा केंद्र हैं, एक हबेबल बेंगलुरु में है कर्नाटक और दूसरा मानेसर गुड़गांव में है हरियाणा में। और दोस्तों, प्राधिकरण में अध्यक्ष अंशकालिक आधार पर नियुक्त होते हैं, 2 अंशकालिक इसमें सदस्य होते हैं, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी टैग लाइन पहले आम आदमी का अधिकार थी, लेकिन अब इसे मेरा आधार मेरी पहचान में बदल दिया गया है। और दोस्तों, वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं श्री जे सत्यनारायण, जो अंशकालिक अध्यक्ष हैं IAS सेवानिवृत्त आंध्र प्रदेश संवर्ग के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष हैं। तो ये एक सारे फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। 78-year-old जोसेफ बाइडेन विल बी द ओल्डेस्ट US प्रेसिडेंट टू टेक ओथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जॉन रॉबर्ट। ये ध्यान रखेंगे, जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने इनको शपथ दिलाई। जैसे हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ये ध्यान रखेंगे, इसको रॉबर्ट्स ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट्स। तो यह जो है 78 वर्षीय बाइडेन ने 100 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली और बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। और उसी पे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भारत का नाम भी जुड़ा हुआ है। चेन्नई मूल की भारत प्रवासी माता और जमैका, यानी इनके फादर जमैका के हैं, अफ्रीकी पिता की बेटी 56 वर्षीय कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास में नाम दर्ज करा दिया है। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में 3 पूर्व राष्ट्रपतियों बराक हुसैन ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जॉर्ज W बुश रिपब्लिकन पार्टी से हैं, बिल क्लिंटन यानी 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने भाग लिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भाग नहीं लिया। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर की जाए तो वही हाल हुआ कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। तो ये स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की, वह अपने को हारा हुआ मान ही नहीं रहे थे और दोस्तों वह इसमें ज्वाइन भी नहीं किए। तो बाइडेन के सामने क्या चुनौतियां होंगी, ये यहाँ तक है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि किन किन राष्ट्रपतियों ने भाग नहीं लिया है, ये अलग है, यहाँ तक याद रखना इसमें चुनौतियां क्या हैं। तो 4 बड़े जो चुनौतियां हैं वो है कोरोना, सबसे पहली बात, इसके चलते पैदा हुआ जो आर्थिक संकट है और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं तथा नस्ली समानता के अभाव से जुड़ा, 3-4 पर इनको ध्यान देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीयों को जो वहाँ पर रह रहे हैं करीब 1 करोड़ से अधिक अप्रवासियों को, उसमें पूरे भारतीय नहीं होंगे, तो उनको जो है वहाँ की नागरिकता देने की बात जोसेफ बाइडेन कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत को काफ़ी फायदा होने वाला है, भारत वंशियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। और इस तरह से सरकार, वहाँ अमेरिकी सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह भारत से रिश्ते उसके अच्छे रहेंगे, रक्षा संबंधों में और मजबूती लाएगा, साथ साथ पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी दे चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा भी 1801 में जॉन एडम्स ने राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के साथ शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। यही नहीं, साल 1829 में जॉन क्विंसी एडम्स ने अपने उत्तराधिकारी एंड्रू जैक्सन के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया था। इसी तरह से 1869 में जॉनसन ने यूलिसीस एस ग्रांट के शपथ समारोह से दूरी बना ली थी और 1974 में रिचर्ड निक्सन ने जेराल्ड फोर्ड के शपथ ग्रहण से पहले ही व्हाइट हाउस
हाउस के लॉन से हेलीकॉप्टर से निकल गए थे। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल नहीं हुए। तो इस तरह से इनमें इसकी फहरिस्त में ये शामिल हो गए हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण, और यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ये भी कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में जैसे 45वां हुए थे तो उस समय आया हुआ था, तो अब पूछ सकता है कि कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो ये 46वें हैं। जैसे इससे पहले 45वें कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। 44वें कौन थे? बराक हुसैन ओबामा। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं कैबिनेट अप्रूव्ड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विथ उज्बेकिस्तान। दोस्तों, उज्बेकिस्तान से भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोलर एनर्जी के क्षेत्र के सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दे दी है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान तथा उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच रिसर्च, डिमॉन्स्ट्रेशन, पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उसमें जैसे सौर फोटोवोल्टिक, भंडारण तकनीक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इन सब पर सहयोग करेंगे दोनों देश एक दूसरे को। और जैसा कि आपको बता दें कि सोलर एनर्जी में हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी की दिशा में भारत ने साल 2020 में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, यानी एशिया का सबसे बड़ा सोलर यानी सबसे बड़े सोलर प्लांट का ऑपरेशन शुरू कर दिया। और यह मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सोलर एनर्जी प्लांट 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जनवरी 2020 से पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। इस प्लांट में 3 यूनिट हैं दोस्तों, जिनमें 250 मेगावाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन अर्थात प्रतिदिन कुल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसका 76% बिजली मध्य प्रदेश को और शेष 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। तो यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में जान लीजिए। यह देख रहे हैं ना, मध्य एशिया में स्थित देश है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यहीं पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौते के तहत यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। यह देख रहे हैं ना, अरल सागर झील है, यह ध्यान रखिए। यूके याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है अरल सागर झील। यहीं पर देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान को स्पर्श कर रहा है, इसकी राजधानी अशखाबाद है। अफगानिस्तान को भी कर रहा है, इसकी राजधानी काबुल है। तजाकिस्तान को कर रहा है, इसकी राजधानी दुशांबे है। और किर्गिस्तान को भी यह स्पर्श कर रहा है, इसकी राजधानी बिश्केक है। तो याद हो जाएगा दोस्तों। और ये कजाकिस्तान नजरबायेव, इसकी राजधानी अब सुल्तान हो गई है, वैसे अस्ताना हुआ करती थी, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियाएव। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वह उज्बेकिस्तानी सोम है, ये देख रहे हैं ना, सोमी, UJZS। अब बढ़ते हैं समाचारों में। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में भावना कंठ टू बिकम फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट एट रिपब्लिक डे परेड। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं इनका। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान, सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉकअप का प्रदर्शन करेंगी। भावना कंठ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। भावना वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। वर्तमान में भावना राजस्थान में तैनात हैं और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। उन्हें 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से तब से 10 महिलाओं को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भावना और अन्य 2 जो महिलाएं सेनानियों के प्रेरणा वर्ष 2015 शुरू की गई भारतीय वायुसेना की लड़ाकू धारा में महिलाओं को शामिल करने की एक प्रयोगात्मक योजना थी। और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कितना तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। ICICI बैंक लॉन्चेज INSTA इंस्टा FX मोबाइल ऐप। दोस्तों ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को फॉरेक्स ICICI बैंक विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड तेजी से
प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर के लिए एक नया मोबाइल ऐप, इसका नाम है इंस्टा एफएक्स, शुरू किया है। तो आईसीआईसीआई देश का पहला बैंक है जो मनी चेंजर्स को इस तरह की सुविधा दे रहा है। और मनी चेंजर एक व्यक्ति या संगठन है जिसका व्यवसाय किसी दूसरे देश के लिए सिक्कों या मुद्रों का आदान प्रदान करना है दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो यह इंस्टा एफएक्स ऐप जो है अधिकृत मनी चेंजर्स को सक्षम करेगा जो बैंक के साझेदार हैं, केवाईसी सत्यापन और ग्राहकों के डिजिटल रूप से वास्तविक समय के आधार पर पूरा करने में सक्षम होंगे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। बुक है यह मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बाई ऑथर श्री वामन शुभ प्रभु, इनका नाम है, ये राइटर का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गोवा के, ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार श्री वामन शुभ प्रभु द्वारा लिखित मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक स्वर्गीय परिकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं जो वामन प्रभु द्वारा रखी गई यादों के संग्रह पर आधारित है जो उनके जीवन की यात्रा के दौरान स्वर्गीय पारिकर के साथ हुआ था। तो इस पुस्तक में इन्हीं के बारे में लिखा गया है 1955 टू 2019। दोस्तों अब यह दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही सशक्त रक्षा मंत्री हुआ करते थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और यह गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भेल, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज बीन conferred with the prestigious ICAI National Award for outstanding financial reporting for the financial year 2019-20। दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार BHEL की ओर से सुबोध गुप्ता, BHEL के निदेशक हैं, ने अर्जुन राम मेघवाल यानी केंद्रीय मंत्री से प्राप्त किया। यहां पर चित्र में आप देख सकते हैं BHEL द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। तो BHEL को पिछली बार 1981-82 में ICAI द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था दोस्तों। और यह ध्यान रखेंगे स्वतंत्र जूरी द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्क्रीनिंग के उपरांत सर्वसम्मत से BHEL को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर श्रेणी में 2019-20 के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और दोस्तों थोड़ा BHEL के बारे में जान लीजिए। इसके CEO नलिन सिंघल हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसका स्थापना 1964 में और यह भारत सरकार यानी 63% स्टैक है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है खेल समाचारों में। इंडिया प्ले 1-1 ड्रॉ फ्रॉम अर्जेंटीना भाई कैप्टन रानी रामपाल गोल, यानी रानी रामपाल के गोल के माध्यम से भारत ने अर्जेंटीना के साथ हो रहे हॉकी मैच में ड्रा करा लिया मैच को। तो भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल के एक गोल के माध्यम से यह हो सका। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनाल्टी कॉर्नर पर कई मौके गंवाने के बाद कप्तान रानी रामपाल के चौथे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की मदद से आखिर में अर्जेंटीना की जूनियर टीम के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रा खेला गया। तो यह दूसरा मैच है, इससे पहले वाला मैच भी ड्रॉ था, उसमें 2-2 के जो है ड्रा हुआ था। तो यानी भारत ने आक्रामक शुरुआत की और पहले मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन गुरजीत कौर के ताकतवर शॉट को अर्जेंटीनी गोलकीपर ने रोक दिया, जिसकी वजह से दोनों मैच देख रहे हैं कि दूसरा मैच भी ड्रॉ रहा और अगला मैच 23 जनवरी को अर्जेंटीना की बी टीम से खेला जाएगा, अगला मैच भारत का। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उपस्थित देश है दोस्तों। अब बात करते हैं समीर सोलो यानी एकल में और सात्विक और पोनप्पा इंटर क्वार्टर फाइनल ऑफ मिक्स डबल। तो भारत के समीर वर्मा ने डेनमार्क के रामसुस गेमके को हराकर टोयोटा थाईलैंड सुपर ओपन 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं विश्व में 31वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी ने गेमके को केवल 39 मिनट में हराया। दोस्तों समीर की विश्व में 17वें नंबर के गेमके के खिलाफ यह तीसरी जीत है। समीर का अगला मुकाबला डेनमार्क के ही तीसरी वरीयता प्राप्त आंद्रेस एंटोन सेन से होगा, जिन्हें वॉकओवर मिला है। तो दोस्तों और इसी में याद रखना सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा का मिश्रित युगल जोड़ी भी जर्मनी के मार्क लैम्फस
और इसाबेल हेस्ट्रिच को हरा करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। यानी मिक्स डबल में भी ध्यान रखना और सिंगल में याद रखना, समीर वर्मा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और सीधे इन खिलाड़ियों के नाम याद रखिए, सीधे पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के सुंदर सुंदर बीचेस का। आप लोग घूमने भी जाते होंगे इन बीचेस पे, बहुत ही अच्छा होता है, ये समुद्री तटीय इलाका होता है। बीच किसे कहते हैं ये बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए जाना। तो ए बीच इज ए लैंड फॉर्म alongside a body of water which consists of loose particles. These particles composing a beach are typically made from rock such as sand, gravel, pebbles. और ये दिस पार्टिकल कैन आल्सो भी बायोलॉजिकल इन ओरिजिन सच एज मोलस्क शेल। वहाँ देखने सीपी वगैरह भी पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों पर छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं और यह क्षेत्र पर घूमने जाते हैं। हालांकि पर्यावरण अनुकूल रहने की वजह से यहाँ पर अब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए गए हैं, तो कभी कभी आप लोग परीक्षाओं में भी आ जाता है। घूमने के अलावा इन्हें याद भी रखिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच है, ये ध्यान रखेंगे। ऋषिकोंडा, भूमिपत्तनम तट और मंगिनपुडी तट और वोदारेव तट। तो इसमें महत्वपूर्ण ऋषिकोंडा, भूमिपत्तनम ये जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से गोवा में कालवा तट है, मीरामर, अंजुना ये कई बार पूछा जा चुका है। और अरम्बोल तट भी कहाँ है? गोवा में ही है दोस्तों। तो अरम्बोल इज ए ट्रेडिशनल फिशरमैन विलेज लोकेटेड इन परनेम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ नॉर्थ गोवा, यानी उत्तरी गोवा के क्षेत्र में यह पड़ता है। और यह यहाँ पर कह सकते हैं दिस बीच इज अट्रैक्ट्स टू मेनी इंटरनेशनल टूरिस्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को यह आकर्षित करता है दोस्तों। यह गोवा में स्थित है और यहीं पर बॉर्डर बनता है। केरी बीच भी यहीं है टू द नॉर्थ और मंदरेम बीच भी है इसके साउथ में, तो ये ध्यान रखेंगे। और यह कहाँ स्थित है? यानी नॉर्थ ऑफ गोवा कैपिटल सिटी ऑफ पणजी, यानी पणजी से यह मात्र 43 किलोमीटर पड़ता है। आइए थोड़ा सा मानचित्र में देख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह मानचित्र में हमने दिया है, तो यह गोवा के बीचेज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप लोग खुद भी मानचित्र में देखिएगा तो यहीं गोवा की राजधानी पणजी, यहीं पर स्थित है अम्ब्रोल बीच, जो हमने बताया गोवा के बीचेज। अब गुजरात के बीचेज की बात की जाए तो गोवा में अंजुना, वगाल्टर, अरम्बोल ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुजरात में पोरबंदर तट, चोरवाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारका तट, बेरावल, मांडवी ये सब गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मांडवी बीच इज ए टाउन विथ म्यूनिसिपैलिटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इट इज ए पोर्ट सिटी वेयर द रुकमवती नदी मीट द गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ में एक रुकमवती नदी गिरती है, उसी इसके पास है। और इट इज अबाउट 56 किलोमीटर साउथ ऑफ रीजनल कैपिटल भुज, यानी भुज से 56 किलोमीटर यह दूर अवस्थित है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, यहाँ मानचित्र में बात की जाए तो यह यहाँ देख रहे हैं ना, पोरबंदर है, ये द्वारका है। और यहाँ पर हमने बात किया मांडवी बीच, तो यह कहाँ होगा? कच्छ कहाँ है? यहाँ पर है, स्थित है, तो यहाँ पर होगा। इसको पेंसिल से बना लीजिएगा। इसके बाद फिर जो है, जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें आपने देखा कि गुजरात में वेरावल भी, मांडवी मैंने बताया, द्वारका की भी चर्चा की। तो द्वारका जो बीच है, द्वारका यह गल्फ ऑफ कच्छ के मुहाने पर ही है। अभी मानचित्र में आपने देखा होगा, वेस्टर्न शोर ऑफ ओखा मंडल पेनिसुला के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है, अब बात करेंगे कर्नाटका में। तो कर्नाटका में देवबाग तट, ओम तट है, कुलतला और परम्बूर तट है, उल्लाल है, मरुदेश्वर तट है, मालपे तट एक बार पूछा जा चुका है, और कारवार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मालपे तट है, ध्यान रखेंगे। ओम यहाँ पर ही है, ध्यान रखेंगे। और यह जो है यहीं पर ये, और अगर अलग से मैप आप मानचित्र में डालेंगे तो और आसानी से सारे मैप यहाँ पर आ जाएंगे। तो मालपे कई बार पूछा गया है, कारवार याद रखना। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग केरला का, साथ साथ कर्नाटक हो गया, केरला की बात करेंगे तो लाइट हाउस तट, रॉक होल्म तट, समुद्र तट, अशोका तट,
कोवलम तट, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। कोवलम जो है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह तिरुवनंतपुरम सिटी, केरला, यानी इसका जो एरिया है तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है, 17 किलोमीटर कह सकते हैं अवस्थित है दूर। तो यह कहते हैं द वर्ल्ड फेमस कोवलम बीच इज सिचुएटेड इन दिस एरिया of Thiruvananthapuram city, और this golden beach attracts a large number of domestic and international tourists, especially during the winter season, यानी जाड़े के समय में यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। और this beach is crowded at the time of full moon and the new moon when there are spring tides। दोस्तों यहाँ पर जब ज्वार आता है तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। तो यह कोवलम, यहाँ पर कोवलम में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे पर केरल पे है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ अंदर आप दूर तक जाएंगे तो नीचे जो है काले काले पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, ब्लैक ब्लैक स्टोन दिखते हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है उस समय। तो यह काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर जरूर जाएं घूमने के लिए, और साथ साथ याद भी करें। अलेप्पी तट है, कोवलम तट है, यह महत्वपूर्ण है। लाइट हाउस तट है, रॉक होम तट है, यह महत्वपूर्ण है। और साथ साथ महाराष्ट्र में गणपति फूले तट है, बलनेश्वर तट है, मारवे तट है, मनोरी तट है, गोराई और जुहू का नाम जुहू चौपाटी तो सुना होगा दोस्तों। यहाँ पर बसीन तट भी है, अलीबाग, जंजीर तट है, मांडवा तट है, किहीम तट है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जैसे जुहू चौपाटी, मारवे याद रखिएगा, बसीन तट, मांडवा तट, यहाँ पर ऊपर मानचित्र में यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो ये दिया है महाराष्ट्र का, यहाँ पर इस सीधे यहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब वहीं पर आते हैं उड़ीसा के तट, तो यहाँ पर पुरी तट दोस्तों, चांदीपुर तट, गोपालपुर तट, गाहिर माथा, यहाँ पर गाहिर माथा जो है टर्टल के लिए जाना जाता है, पारादीप तट, बोलीघई तट, कोणार्क तट है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखना, उड़ीसा में है। गोपालपुर जो है कोस्टल टाउन, नोटिफाइड एरिया, काउंसिल ऑन बे ऑफ बंगाल, यानी गंजम डिस्ट्रिक्ट सुना है, वहीं पर महेंद्रगिरी चोटी भी है दोस्तों, वहीं पर यह अवस्थित है, यह ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहीं पर तमिलनाडु में आ जाइए, पुलिकत तट, कोवेलोंग तट, मरीना तट, पीचावरम, ये भी आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, और मंडपम तट, महाबलीपुरम तट, और पश्चिम बंगाल में दीघा नहीं गए तो कहीं नहीं गए, बहुत ही सुंदर जगह है। गंगा सागर तट है, यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, दीघा दिखा रहा है। और उड़ीसा में यहाँ पर देख रहे हैं ना, गोपालपुर भी ये है, देख रहे हैं, चांदीपुर भी है, ये देख रहे हैं ना, ये आंध्र प्रदेश का भूमिपत्तनम, इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। तो इन सब को आप देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिए, वन लाइनर है, सीधे सीधे आप लोग परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो अब जो है हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आइए आज देखते हैं कौन कौन से लोगों ने उत्तर दिया है। आज उत्तर देने वालों में है रमेश एम, शर्मिष्ठा सेन, सुकन्या जेना, रुपिंदर कौर, हर्षित सिंह, मनु शर्मा, संदीप शर्मा, भात यूनिस, ओल्डीज कास्ट, भावेश नूनसे, विश्वजीत कुशवाहा, वंदना, शशांक त्रिपाठी, सौरभ चौधरी, विशाल सिंह, बिंद्री रस्तापुर, अश्विन प्रभा, विशाल कुमार, अभिषेक यादव, प्रशांत कुमार, सानिया कनवत, राम बहादुर, मुस्कान हारून शेख, विवेक सिंह, हितेश स्वामी, खेतेश मंसूरिया, सूरज उपाध्याय, प्रशांत कुमार, ज्योति नभा, अभिषेक अंचवाले, सौरभ दत्ता, सुकेश कुमार चौरसिया, दिव्यांशी गुप्ता, अमित गुप्ता, संजय नेगी, प्रशांत शुक्ला, आलोक 6530। तो इतने लोगों ने, आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट और आंसर दोनों दिए हैं। इसी तरह से इसी क्रम को आप लोग बनाए रखें, बहुत ही अच्छे उत्तर दे रहे हैं। आज मैक्सिमम लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया है। तो आज आइए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यानी विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020?
दूसरा क्वेश्चन है युवा मामले और खेल राज्य मंत्री और राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की टैग लाइन क्या है? आम आदमी का अधिकार, मेरा आधार मेरी पहचान, एक आधार एक पहचान, मेरा आधार देश की पहचान। इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? 44वें, 45वें, 46वें या 47वें? यानी विच यूएस प्रेसिडेंट डिड जो बाइडेन बिकम? यानी 44th, 45th, 46th या 47? नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है, बिश्केक है, ताशकंद है या अशखाबाद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भावना कंठ इज रिलेटेड टू विच फील्ड? खेल से संबंधित है, साहित्य से, सेना से संबंधित है या कलाकार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड? प्रमोद सावंत, वामन शुभ प्रभु, जेपी नड्डा या पीयूष गोयल? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएचएल की स्थापना कब हुई थी? 1960, 64, 70 या 75? नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या शतरंज? और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कोवलम तट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में? तो इस तरह से आज आप लोग शीघ्र उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज की भी क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।